Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 21 सितंबर. सबसे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे. A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? A. It is the impact of drastic deficiency in supply due to failure of crops. B. It is the impact of the surge in demand due to rapid economic growth. C. It is the impact of the price levels of previous year on the calculation of inflation rate. D. None of the statements A, B, C given above is correct in this context. आपको बताना है बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि हम देख रहे हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है. तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. ये टर्म मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी, बेस इफेक्ट. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है? नेशनलिज्म इज अ टूल इंक्रीजिंगली यूज्ड बाय लीडर्स टू बोस्टर देयर अथॉरिटी स्पेशली अमिड डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. किसकी क्योट है ये? रिचार्ड एन हास की. ये आपको एसए, एथिक्स या फिर जीएस पेपर्स में हेल्पफुल हो सकती है क्योट. आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है. हमारे नवाल चीफ ने कहा है कि चाइना हमारे लिए अभी भी एक चैलेंज पोज करता है. अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है चाइना, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन में 2008 से इसने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के नाम पे अपनी नवाल प्रेजेंस बनाई हुई है. ये एक थ्रेट पोज करती है हमारे लिए, और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा आज के टाइम पे चैलेंज हो जाता है. मैंने आपको बताया चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में 2008 से अपनी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस बनाई हुई है, और रीज़न क्या दिया है कि वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की वजह से वहाँ अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है. चाइना का जिबूती में भी एक बेस हो गया है, और हमें पता है चाइना काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपने पोर्ट्स भी डेवलप कर रहा है. श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, म्यांमार में है, पाकिस्तान में है, काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन रीजन वाली, उसमें भी चाइना अपने वेरियस पोर्ट्स डेवलप कर रहा है. तो इससे हमारा खतरा चाइना से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. हम किस हिसाब से काम करते हैं, किस वे से काम करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी प्लान्स और डेवलपमेंट्स जो करते हैं वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं, ना कि किसी और नेशन को काउंटर करने के लिए. और चाइना जो कर रहा है वो दूसरे नेशंस को, स्पेशली इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. इस इशू को थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं. इंडियन ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है क्योंकि हमारी लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री है. हमारी जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 7500 किलोमीटर लंबी है. इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने में हमारा एक नेचुरल इंटरेस्ट ऑब्वियसली देखा जाता है. दूसरा क्या इंटरेस्ट है हमारा? क्योंकि इंडियन ओशन रीजन से जो कम्युनिकेशन है उसकी लेंस डली हुई हैं. हमारा इंडियन ओशन से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, और मेनली बाकी वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने का जो ज़रिया है हमारे लिए वो इंडियन ओशन है. इसलिए सी लेन्स कम्युनिकेशन की सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इंडियन ओशन में 3 मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में और एनर्जी सिक्योरिटी में. ये जो SLOC है ये रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है थ्रू बब अल मंडेब, जहाँ से एशिया का मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है अपने यूरोप और अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा SLOC पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ से इंडिया, एशियन और ईस्ट एशिया के बीच में काफ़ी सारा जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स है वो किया जाता है बल्क में. SLOC के ही थ्रू इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कनेक्टेड है थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का, और इसी की वजह से एशियन, ईस्ट एशिया और फार ईस्ट रशिया, US इन सभी में स्मूथली ट्रेड पॉसिबल हो पाता है. इंडियन ओशन रीजन जो है वो पूरे वर्ल्ड का 75% मैरीटाइम ट्रेड होल्ड करता है, और टोटल वर्ल्ड का डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन 50% इंडियन ओशन रीजन के थ्रू किया जाता है. अब इंडिया के कुछ मैरीटाइम इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात आई थी. जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस टाइम इंडियन ओशन
सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम 2005 में लाया गया था बाय यूएन। और क्योंकि इसको बनाने का रीज़न क्या था कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया जाए सो दैट ऐसा कोई खतरा आए, ऐसा कोई डिवास्टेशन आए तो उसकी जो भी इम्पैक्ट्स हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसके एक तरह से उसके असर को कम किया जा सके। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं जो हमने इस इंडियन ओशन रीजन में अपने रखी हैं, क्योंकि पायरेसी सोमालिया में देखी गई थी। सोमालिया की कोस्ट पे 2007 से पायरेसी के काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, इसलिए यूएनएससी ने एक 60 कंट्री का कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया था ऑन पायरेसी सोमालिया के कोस्ट पे, सो दैट उसमें इंडियन नेवी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। हमने सागर पॉलिसी लाई थी। सागर पॉलिसी क्या था? एक इंटीग्रेटेड रीजनल फ्रेमवर्क था जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशस विजिट के दौरान अनवील किया था 2015 में। सागर की पिलर्स क्या हैं, कैसे काम करता है सागर? इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटीज़ को एनहांस करने के लिए प्रमोट करता है, और जो भी कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनके इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात भी करता है। एक इंडियन ओशन रीजन में इंटीग्रेटेड और कोऑपरेटिव फोकस की बात करता है, सो दैट जो सभी कंट्रीज़ हैं इस रीजन की, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ओशन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों पे आती है जो इस रीजन में रहते हैं। मतलब इंडिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबल इसलिए मानता है क्योंकि हम इस रीजन में एक यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा रीजन है ये, तो इसकी पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना भी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इंटरनेशनल लॉ से हम अवॉइड करते हैं। यूएन क्लॉज ट्रिब्यूनल अवार्ड है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। किस चीज़ के लिए है वो अवार्ड? जो मैरीटाइम बाउंड्री आर्बिट्रेशन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें इंडिया ने ये जो यूएन क्लॉज का ट्रिब्यूनल अवार्ड था उसको एक्सेप्ट किया था। और ये जो बीमस्टेक वाली स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं जो बीमस्टेक में आती हैं, उनके बीच में भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इफ़ेक्टिव वे से एक नई एनर्जी देने का काम इंडिया करता है। उसके बाद डाटा शेयरिंग, कमर्शियल शिपिंग के लिए जो खतरा है, जो थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर डाटा शेयरिंग करना मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने एक इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर बनाया था इंडियन ओशन रीजन में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। 2018 में इसको बनाया गया था। कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो IFC है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। अब एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आया इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? ये चाइनीज़ इंटेंशन जो है इंडियन ओशन रीजन में अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है। और मेन इसका एम क्या है कि ये चाइना जो है इंडिया को काउंटर कर पाए। जो भी पर्ल है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, जो भी पर्ल है वो एक किसी न किसी फॉर्म्स का जो परमानेंट चाइनीज़ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिसेंट पोर्ट डेवलपमेंट हमने देखी है इंडिया के आसपास, ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, सितवे पोर्ट बे ऑफ बंगाल में पाए गए हैं, और ये भी सभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट हैं। ये ऑल दो कमर्शियल पोर्ट्स हैं, लेकिन हमें ये बहुत बड़ा फियर है कि इन्हें ईजिली नवाल फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर इंडिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ उस केस में। तो चाइना इन कमर्शियल पोर्ट्स का यूज़ उस टाइम नवाल फैसिलिटीज़ के तौर पे भी कर सकता है। अगर हमारे साथ कोई वॉर होता है चाइना का, उस केस में चाइना को इनसे एडवांटेज हो जाएगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, लद्दाख के एक विलेज के हेड ने कहा है कि काफ़ी सारी ग्रेजिंग लैंड्स को बफर जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। बफर जोन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि नो मैन लैंड, वहाँ किसी मैन को जाने की परमिशन नहीं होगी, उसको यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी, और इनको बफर जोन बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हमें पता है कुंगरांग वैली, लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी मुझे पता है कि लद्दाख से रिलेटेड काफ़ी सारी वैलीज़, काफ़ी सारे पासिस के नाम आ रहे हैं, ऑल्दो गूगल पे इनकी इमेजेस भी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती।
तो आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको आइडिया ज़रूर रखना है कि ये जो कुंगरांग वैली है या फिर जो भी अभी हम पढ़ेंगे वो कहाँ, कौन से स्टेट में है, वो है लद्दाख में। और पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 17, यहाँ से इंडियन ट्रूप्स पीछे हट गई हैं इन पेट्रोलिंग पॉइंट से, और अब इनको क्या बना दिया गया है, बफर जोन्स बना दिया गया है। ये जो विलेज हेड है, इन्होंने कहा है कि जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई तो इनको ये था कि हमें ज़्यादा एक्सेस मिलेगा एरियाज़ पे, लेकिन हमारा एक्सेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी फ़िलहाल में पास्ट 2 ईयर्स में आर्मी ने इन ग्रेजियर्स को, चरवाहों को एनीला, थडांगला वैली और नागलुंगपा की लैंड को एक्सेस करने पे रोक लगा दी है। कुंगरांग वैली में है ये। कुंगरांग वैली के आसपास की जगह, आपको सारी जगहों के नाम याद रखने हैं कि ये सभी ऑल द लद्दाख में है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे रोड्स भी हैं जहां एक्सेस के लिए मना कर दिया है, ना ही वहां ये ग्लेशियर्स जा सकते हैं, ना ही लाइव स्टॉक जा सकता है, आर्मी ने उनको डिसअलाउ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब आप ये जो न्यूज़ में पीपी पढ़ रहे हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ये होते क्या हैं, एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं ये हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। और इंडियन ट्रूप्स अपने कैंप से स्टार्ट करके एंड पॉइंट, जिस पॉइंट तक ये पेट्रोलिंग कर सकते हैं, उस पॉइंट को पेट्रोलिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब अपने कैंप से स्टार्ट करके हमारी इंडियन ट्रूप्स, इंडियन आर्मी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकती है, उन एंड पॉइंट्स को पेट्रोलिंग पॉइंट कहा जाता है। और अब इतने सारे ब्लॉक कर दिए हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स कि देपसंग प्लेन से लेके पेंगोंग त्सो लेक तक ये ब्लॉक्ड पीपीज देखे जा सकते हैं। तो इनके लिए एक चिंता का विषय है ग्रेजियर्स के लिए, क्योंकि इनके पास ग्रेजिंग लैंड्स नहीं बच रही हैं। अपने जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए ग्रेजिंग लैंड्स इनके पास नहीं बच रही हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है क्या इशू है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है स्टबल बर्निंग से। हमने आई थिंक 4 या 5 दिन पहले आर्टिकल किया था जहां फार्मर्स ने ये डिमांड की थी कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि स्टबल बर्निंग हम लोग ना करें, फार्मर्स स्टबल बर्निंग अगर ना करें, तो गवर्नमेंट को स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स को यूज़ करने के लिए पैसा देना होगा। फार्मर्स की ये डिमांड थी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि बायो डिकम्पोजर्स को गवर्नमेंट स्प्रे करवाएगी पैडी फील्ड्स पे, सो दैट ये जो स्टबल बर्निंग वाली प्रॉब्लम है इसको हैंडल किया जा सके और पोल्यूशन लेवल्स जो हैं उनको कंट्रोल में रखा जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ये बायो डिकम्पोजर्स को स्प्रे करवाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रे करवा रही है ओवर 5000 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स जो आसपास की सिटीज़ हैं वहाँ पर। और इससे होगा क्या, ये जो स्ट्रॉ है और स्टबल है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये कब किया था, 2020 में किया था ये सॉल्यूशन यूज़ स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और तब ये काफ़ी इफेक्टिव रहा था, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट इसने दिए थे। फिर 2021 में भी इसको यूज़ किया और अब थर्ड टाइम हम यूज़ करने जा रहे हैं। फ्री में ये स्प्रे किया जाएगा इन ऑल बासमती एंड नॉन बासमती पैडी फार्म्स। जो भी दिल्ली के पैडी और बासमती एंड नॉन बासमती फार्म्स हैं वहाँ इसको स्प्रे किया जाएगा। सबसे पहले अब देख लेते हैं इनको बायो डिकम्पोजर्स को फॉर्म कैसे किया जा सकता है। ये जो पूसा डिकम्पोजर्स होते हैं, इनको पूसा डिकम्पोजर भी कहते हैं, ये 7 फंगी का मिक्सचर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, वायरस का नहीं, बैक्टीरिया का नहीं, ये 7 फंगी का मिक्सचर होते हैं जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी पैडी स्ट्रॉ में सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है और पेक्टिन होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये फंगी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे थ्राइव करती है, मतलब फलती फूलती है। वो ही टेम्परेचर तब होता है जब पैडी को हार्वेस्ट किया जाता है और वीट को बोने का टाइम आता है। मतलब जब ये टाइम आता है जब फार्मर्स को स्टबल बर्निंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वही टेम्परेचर फंगी थ्राइव करने के लिए ऑप्टिमम है। कैसे इसको यूज़ किया जाता है फील्ड्स में, एक लिक्विड को बनाया जाता है, लिक्विड फॉर्मुलेट किया जाता है डिकम्पोजर कैप्सूल की हेल्प से, और उसको फिर फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है 8-10 दिन के लिए। फिर उसको फील्ड्स पे उस मिक्सचर को स्प्रे किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो स्टबल है इसका स्पीडी बायो डिकम्पोजिशन हो जाए। ये फार्मर्स जो हैं वो 25 लीटर का ये लिक्विड मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ 4 कैप्सूल्स, जगरी और जो दाल का आटा होता है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। ऑल्दो इस टाइम तो दिल्ली गवर्नमेंट फ्री में कर रही है, लेकिन फार्मर्स खुद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या चाहिए उन्हें,
अगर 25 लीटर मिक्सचर बनाना है तो 4 कैप्सूल्स चाहिए, जगरी चाहिए मतलब गुड़ चाहिए, और चिकपी फ्लावर दाल का आटा चाहिए, और इससे 1 हेक्टेयर लैंड को कवर किया जा सकता है। इतना मिक्सचर ये हो जाएगा। अराउंड 20 दिन लगते हैं इस डिग्रेडेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं पूसा डिकम्पोजर्स को यूज़ करके? इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो स्टबल होती है ये मैन्योर का काम करती है, कंपोस्ट का काम करती है क्रॉप्स के लिए, और जब फ्यूचर में हमें नेक्स्ट क्रॉप बोनी होती है उस टाइम हमें कम फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे है, चीपर भी है, डूएबल है, इजीली किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल टेक्निक है स्टबल बर्निंग को रोकने की, इको फ्रेंडली भी है और एनवायरमेंटली यूजफुल टेक्नोलॉजी है। ये इसके बेनिफिट्स से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, ये कुर्मीज पीपल हैं, इन्होंने रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया है और इनकी डिमांड क्या है कि इनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, प्लस इनकी जो कुरमाली लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए। अब आपके लिए काम ये है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं और लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में ऐड हुई थी वो लैंग्वेज कौन सी है। ये आपके लिए काम है। इनकी डिमांड मैंने आपको बता दी कि इनको एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, प्लस इनकी लैंग्वेज है कुरमाली लैंग्वेज, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए। और इनका जो एजिटेशन है ये किस चीज़ का नतीजा है? अभी हमने देखा है कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड किया है, तो ये भी अपना एजिटेशन करने लगे कि हमें भी उस लिस्ट में ऐड करो। और ज़्यादा ये इनके अंदर की आग क्यों भड़क गई? क्योंकि अभी असम की कुछ 6 कम्युनिटीज़ ने, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? आदिवासी, चटिया, कोच, राजवंशी, मटक, मोरन और ताई अहूम, इन लोगों ने भी गवर्नमेंट को थ्रेटन किया था, गवर्नमेंट को डराने की कोशिश की थी कि हम लोग भी एजिटेशन लॉन्च कर देंगे अगर आपने हमें एसटी की लिस्ट में इंक्लूड करने में देरी लगाई तो इससे इनकी आग और भड़क गई और ये लोग भी आए अपनी डिमांड के साथ कि हमें भी एसटी की लिस्ट में आप जल्दी से जल्दी इंक्लूड करें। सबसे पहले यहीं के ये देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली एसटी की लिस्ट में शामिल हुई हैं वो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब, तमिलनाडु की नरी कोरावन और कुरीविकरन, ये 2 ट्राइब्स हैं। छत्तीसगढ़ की बिंजिया ट्राइब, उत्तर प्रदेश की गोंड कम्युनिटी और कर्नाटका की बेटा कुरुवा। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। अभी करंटली ये जो कुर्बी ट्राइब है ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में मिलती है और वहाँ इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इस कम्युनिटी को एससीबीसी में भी मानती है, एससीबीसी में भी इंक्लूड किया जाता है इसे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में भी। और झारखंड और वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिपीटेडली ये रेकमेंडेशन दी है कि इस कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इनको इंक्लूड करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी, इन कुछ क्राइटेरिया होता है जिनके बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये एसटी लिस्ट में शामिल होने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, तो इन्हें एसटी की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान रखना है, कुर्मी को कुडमी भी कहा जाता है और महातो भी कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, इनके 3 फेस्टिवल्स, कुर्मी कम्युनिटी के 3 फेस्टिवल्स, मेन 3 फेस्टिवल्स हैं इनके। पहला फेस्टिवल है टूसू, ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब जब खेती हो जाती है, मतलब इनकी फसल हार्वेस्ट होती है उस टाइम ये सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है टूसू फेस्टिवल। 2 अदर फेस्टिवल्स हैं इनके, करम फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल। ये तीनों नाम आपको याद रखने, टूसू, करम और बंदना। ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, टूसू, करम एंड बंदना फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है? आपको ध्यान होना चाहिए कुर्मी कम्युनिटी से, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है वो है लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड। ऑल्दो आई थिंक मैंने इसको 7 से 8 बार कवर किया है पिछले 15 दिनों में, लेकिन फिर से न्यूज़ में आया तो फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से होती है, जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। और ये जो कैप्रीपॉक्स वायरस है ये पॉक्स वायरेडी फैमिली का है, पार्ट है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी वायरस कौन सी फैमिली का पार्ट है।
इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं? जो कि एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन ये डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस में नहीं स्प्रेड हो सकती, इसलिए जूनोटिक वायरस नहीं है। ये एक कॉन्टेजियस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो वेक्टर्स के थ्रू होती है। वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज, बाइटिंग फ्लाइज, टिक्स। और अफेक्ट कौन कौन से एनिमल्स को करती है? जैसे काउस और वाटर बफेलोज को। उसके बाद ये डिजीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैल सकती है वेक्टर्स की वजह से, और कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से भी फैल सकती है। ये जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है उस टाइम एनिमल सीमन के थ्रू भी ये फैल सकती है। कैसे क्या अफेक्ट होता है इसका? इसमें जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं, और ये नोड्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और स्किन पे लम्प्स आ जाते हैं, जिसी की वजह से इसका नाम लंपी स्किन डिजीज़ पड़ा है। नोड्यूल्स आ जाते हैं स्किन पे जो कि 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर में बड़े हो सकते हैं, मतलब एक तरह से निशान, दाग कह सकते हैं, इस टाइप से आ जाते हैं। और जो कैटल है उसके सिर पे भी दिखेंगे, नेक पे, लिम्स, अडर, जेनिलिटिया और पेरिनियम, सभी जगह नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। ये नोड्यूल्स बाद में अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये घाव बन जाते हैं, स्किन के ऊपर घाव छोड़ देते हैं ये। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के? हाई फीवर कैटल को आ सकता है, मिल्क यील्ड एकदम से ड्रॉप हो जाए, आइज़ और नोज़ में से डिस्चार्ज होने लगे, सेलिवेशन होने लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिप्रेशन, या फिर डैमेज्ड हाइड्स, या फिर थिननेस, वीकनेस, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब ये इन्फेक्शन आया बॉडी में और इसके सिम्टम्स दिखाई दिए, उसके बीच का टाइम होता है 28 डेज अकॉर्डिंग टू FAO। इसमें मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी 2 से लेके 45% तक है, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 10% से कम है। डिजीज़ को फर्स्ट टाइम जाम्बिया में ऑब्जर्व किया गया था 1929 में। मैंने आपको बताया था उस टाइम ये माना गया कि ये किसी और डिजीज़ का साइड इफ़ेक्ट हुआ है। उस टाइम एग्जैक्ट इसका कोज नॉन नहीं था। इस डिजीज़ का मिल्क यील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और क्या जो ये अफेक्टेड कैटल है इसका मिल्क कंज्यूम करने में सेफ़ है या नहीं। तो ऐसा पाया गया है कि मिल्क आप अफेक्टेड कैटल का कंज्यूम कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है। वो सेफ़ क्यों है? क्योंकि एशिया में मिल्क का एक लार्ज पोर्शन प्रोसेस किया जाता है कलेक्ट करने के बाद, और या तो उसको पेस्चराइज किया जाता है, या बॉईल किया जाता है, या फिर मिल्क पाउडर बनाने के लिए उसको ड्राई किया जाता है, और इस प्रोसेस में वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मिल्क एकदम आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे इस लंपी स्किन डिजीज़ के? इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और एनिमल क्या होता है? वीक हो जाता है, और इसकी वजह से इनकम लॉस होगा लोगों को, क्योंकि पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आने लगेंगी कैटल में, इनफर्टिलिटी आएगी। और हमें पता है रिसेंटली अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनकी मूवमेंट पे, जो कैटल्स हैं उनकी मूवमेंट पे बैन लगा दिया, ट्रेड पे बैन लगा दिया, सो दैट कि ये वायरस ज़्यादा फैले ना। और इस वजह से, इस बैन की वजह से एक पूरी वैल्यू चेन पे इकोनॉमिक स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अभी करंट कितना इसका फैलाव हो गया इंडिया में? ओवर 16 लाख कैटल इससे इन्फेक्ट हो चुकी है। सितंबर 11 तक का ये डाटा है। 197 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के ये वायरस पहुंच चुका है, और 75,000 कैटल्स अभी तक ऐसी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, और 50,000 डेथ्स हो चुकी हैं काउज की, केवल राजस्थान की। मतलब टोटल 75,000 कैटल की डेथ हुई है, जिसमें से 50,000 काउज जो हैं वो केवल और केवल राजस्थान की हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में कितना बुरा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी इससे निपटने के लिए 2 हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ के लिए, और हमारा ये आइडिया है कि 3 से 4 महीने में सेंटर जो है इसको कमर्शियलाइज और रोल आउट करवा देगा, मतलब हर जगह पहुंचवा देगा। तो अभी के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, ये आपको पता है। इस वजह से लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जा सकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अप वी हैव राजस्थान में मॉनसून का अर्ली विड्रॉल देखा जा रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून
जो था अभी, जो मई जून में आना स्टार्ट होता है, उसका अर्ली विड्रॉल देखा जा रहा है राजस्थान में। तो पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। जो मॉनसून का विड्रॉल है, जिसे रिट्रीट भी कहा जाता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। मॉनसून का विड्रॉल नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होता है अर्ली सितंबर में, और मिड अक्टूबर तक आते आते नॉर्दर्न पेनिनसुला जो है, नॉर्दर्न हाफ पेनिनसुला है, उससे कम्प्लीटली विड्रॉ कर जाता है। और नॉर्दर्न वाले पार्ट के कंपैरिजन में सदर्न वाले पार्ट में ये ज़्यादा जल्दी होता है। मतलब विड्रॉल जो है मॉनसून का नॉर्दर्न वाले में स्लो होगा, नॉर्दर्न पार्ट में स्लो होगा और सदर्न पार्ट में जल्दी होगा। और अर्ली दिसंबर तक आते आते पूरी कंट्री में से मॉनसून विड्रॉ कर जाता है। जो विड्रॉल है वो फर्स्ट वीक से होता है दिसंबर के, और फर्स्ट वीक जनवरी तक ये नॉर्थ से साउथ पहुंच जाता है। उसके बाद हमें पता है दिसंबर जनवरी में हमारी कंट्री में विंटर मॉनसून आ जाता है, विंटर्स आ जाती हैं, उसमें भी हल्की हल्की बारिश हमें देखने को मिलती है। और अक्टूबर और नवंबर के जो मंथ्स हैं इनको रिट्रीटिंग मॉनसून के लिए जाना जाता है। सितंबर के एंड तक जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो वीक हो जाता है, क्योंकि गंगेटिक प्लेन है, वहाँ लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, और ये जब साउथवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, ये वीक हो जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून इस वजह से वीक हो जाता है। मॉनसून रिट्रीट जो है वेस्टर्न राजस्थान से फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है सितंबर के। राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन और सेंट्रल हाईलैंड में से सितंबर के ख़त्म होते होते ये जो मॉनसून है ये विड्रॉ कर जाता है। और रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से होता क्या है, एकदम हमें क्लियर स्काई देखने को मिलेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, और लेकिन लैंड जो होगी उसमें नमी होगी, मॉइस्ट लैंड हमें देखने को उस टाइम पे मिल जाएगी। और जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो जो वेदर है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। इसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में एकदम सडनली थोड़ी गर्मी सी फील होने लग जाती है। तो इसलिए ये जो एकदम अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट है इसका देखा जाता है। जो रिट्रीटिंग मॉनसून का वेदर है वो नॉर्दर्न इंडिया में ड्राई होता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो होता है पेनिनसुला का, उसमें रेन होती है जब ये रिट्रीट करता है। मतलब जब मॉनसून आता है तब तो अपने साथ बारिश लेके आता है, और लेकिन जब मॉनसून विड्रॉ करता है तो उस टाइम नॉर्दर्न इंडिया में ड्राई कंडीशंस रखता है। लेकिन हमें पता है कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ बारिश होती है। तो यही में कहा गया है कि पेनिनसुला का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ बारिश देखने को मिलती है, जबकि नॉर्थ इंडिया रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे ड्राई रहता है। जब अक्टूबर स्टार्ट होता है तो बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट्स में लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और अर्ली नवंबर तक ये कर्नाटका और तमिलनाडु के पास से मूव ओवर होता है। ये पूरा प्रोसेस था। आई नो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा मॉनसून और मॉनसून विड्रॉल के बारे में तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको समझ में आएगा भी नहीं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है अफ्रीकन चीता को कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। 17 सितंबर को किया गया है कूनो नेशनल पार्क में इनको रीइंट्रोड्यूस। तो ये कहा गया है कि कोई भी स्पॉटेड डियर वहाँ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि स्पॉटेड डियर क्या है, ये चीताज जो हैं उनके लिए एक प्रे है, इनका शिकार है। ऐसा कोई स्पॉटेड डियर जिसे हम चीतल भी कहते हैं ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वाइल्ड कैट्स हैं, चीताज हैं, इनके लिए सांबर और चीतल ये दोनों प्रेफर्ड प्रे हैं, मतलब इनका परफेक्ट खाना है ये। और राजस्थान से किसी भी चीतल को कूनो पार्क में नहीं लाया गया। यहाँ ऑलरेडी 20,000 के करीब चीतल पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क के फॉरेस्ट में ऑलरेडी 20,000 के करीब चीतल्स पाए जाते हैं। और काफ़ी सारे मध्य प्रदेश के ऐसे वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी हैं जहाँ चीतल की और भी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, इसलिए चीतल को राजस्थान से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है चीता के बारे में आई थिंक हमने 10 से 12 बार पढ़ लिया है, क्योंकि रीइंट्रोड्यूस होना था हमारी कंट्री में तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इतना ज़्यादा हमने कवर भी किया है। तो आपके लिए काम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अफ्रीकन चीता अभी हमारे यहाँ रीइंट्रोड्यूस हुआ है उसका IUCN स्टेटस है क्या, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मैंने कम से कम भी 10 से 12 बार बताया है। अब थोड़ा सा एडिशनल इन्फो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है
कि ये जो नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में टोटल 12 हैं। एक कूनो नेशनल पार्क हो गया, उसके अलावा 11 नेशनल पार्क और हैं मध्य प्रदेश में। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 29। ये आपको ध्यान रखना है, हल्का सा आइडिया रखना है। 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिससे जो नेशनल पार्क है उनको 12 कर दिया गया था, एक बढ़ा दिया गया था। और जो कूनो पालपुर था ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर इसको चेंज करके इसका स्टेटस अपग्रेड करके इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। अब वो 12 नेशनल पार्क देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फोसिल्स नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। आपको ये नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको एक दिन पहले बोला था कि कोई भी आर्टिकल आएगा रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो एक ऐसे एरियाज हैं जिनको स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए सेट किया जाता है, और नेशनल पार्क एक बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनमें कंजर्वेशन के साथ साथ और भी कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है दोनों में। जो नेशनल पार्क हैं इनका मतलब ये है, इनको इस वे से प्रिजर्व किया जाना चाहिए कि इनके नेचुरल फीचर्स खराब ना हो। मतलब नेचुरल फीचर्स को आपको रिटेन करना है और उसी को रिटेन करते हुए आपको इनको मैनेज करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया जाता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे नेचुरल फीचर्स को इग्नोर करके आपका काम है इनको प्रिजर्व करना। अब पब्लिक ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो नेशनल पार्क जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है नॉर्मली, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई पब्लिक या प्राइवेट पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन भी ओन कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑब्जेक्टिव है केवल कंजर्वेशन, जबकि नेशनल पार्क का ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन या रिक्रिएशन, मतलब किसी हैबिटेट को दोबारा से रिक्रिएट करना। ये नेशनल पार्क का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंट्री देख लेते हैं। नेशनल पार्क में पब्लिक को ज़्यादा एक्सेस होता है, ज़्यादा इजीली एंट्री वो कर पाते हैं अदर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड विजिटिंग आवर्स होते हैं और इनमें एंट्री करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। बाउंड्रीज देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज थोड़ी कम क्लियर होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी आपको दोनों में ही लिमिटेड देखने को मिलेगी, ना ही नेशनल पार्क में आप ज़्यादा कर सकते हैं ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन एक सेंचुरी में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी एज कम्पेयर टू अ नेशनल पार्क। कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं? नेशनल पार्क्स में ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम मिलेंगे, क्योंकि नेशनल पार्क क्या है, प्रिजर्व्स हैं और सेंचुरीज प्रिजर्व नहीं है, ये केवल कंजर्व करती हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके ऊपर एक प्ली डाली गई है कोर्ट में, और वो प्ली किस चीज़ से रिलेटेड है कि ये जो विक्टिम्स को भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से कंपनसेशन मिला था उसको एनहांस करने के लिए प्ली डली है कि ऑलरेडी जो यूनियन कार्बाइड है वो $470 मिलियन पे कर चुकी है, लेकिन इस कंपनसेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इसके रिगार्डिंग ये प्ली डाली गई है। तो आर्टिकल में हमारे पास अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का। 3 दिसंबर 1954 को क्या हुआ कि एक भोपाल के यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में से मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3NCO या फिर C2H3NO, जिसका केमिकल फॉर्मूला है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ये लीक हो गई। और ऐसा एस्टिमेट है कि अराउंड 40 टन गैस और अदर केमिकल्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक टॉक्सिक गैस है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और इतनी टॉक्सिक है कि अगर एयर में इसका कंसंट्रेशन 21 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए तो ये विद इन अ फ्यू मिनट्स डेथ कॉज कर सकती है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर था, और अभी भी इसके इल इफेक्ट्स वहाँ के जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ के लोगों पे देखे जा सकते हैं। ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया था 1991 में, और
ये इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंडेट कर दिया था कि उन्हें इंश्योरेंस करवाना होगा, और जो इस इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो जाएगा एनवायरनमेंट रिलीफ फंड को, सो दैट अगर कोई भी भोपाल का डिज़ास्टर जैसा कोई विक्टिम है, ऐसा कोई डिज़ास्टर कहीं और हो जाता है, उसके विक्टिम्स को उससे कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जा सके एनवायरनमेंट रिलीफ फंड से। इसमें यही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने डिजिटल लैंडिंग में काफ़ी सारे इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं। कैसे कैसे इश्यूज़ हैं डिजिटल लैंडिंग में, जैसे डाटा प्राइवेसी का इशू है, जो लैंडिंग के रेट्स हैं उनका इशू है। तो इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो डिजिटल लैंडिंग है क्या। डिजिटल लैंडिंग ऐसी लैंडिंग है जो हम वेब प्लेटफॉर्म्स या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू करते हैं, और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेते हुए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम जो क्रेडिट असेसमेंट है वो हो जाता है, प्लस ऑथेंटिकेशन भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑनलाइन कर सकते हैं। बैंक्स ने अपनी अपनी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रखे हैं, सो दैट ये जो डिजिटल लैंडिंग मार्केट है इसको जो हमारी ट्रेडिशनल लैंडिंग है उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं हमारी कंट्री के जहाँ क्रेडिट नीड मेट नहीं हो पाती है, मतलब लोगों तक पैसे नहीं पहुँच पाते, क्रेडिट फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है। उस केस में जो डिजिटल लैंडिंग है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेगी। उसके बाद लोगों को इनफॉर्मल चैनल से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सिंपली किसी प्राइवेट एंटिटी से लोग जब बोरो करते हैं उस टाइम उनके ऊपर ज़्यादा कंडीशंस लगी होती है, हाई रेट इंटरेस्ट का उन्हें पे करना पड़ता है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। टाइम सेव होगा लोगों का, क्योंकि जो ब्रांच में जाके लोन एप्लीकेशन पे काम करना पड़ता था उसमें काफ़ी टाइम लगता था, और डिजिटली काम होगा तो टाइम कम लगेगा। इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो जाती हैं, 30 to 50% डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोन लेने की कॉस्ट भी कम हो जाती है। आरबीआई ने कुछ नई अनाउंसमेंट्स की हैं। आरबीआई ने कहा है कि ये जो डिजिटल लेंडर्स होंगे इनको 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ऐसी एंटिटीज़ जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है और लैंडिंग बिजनेस कैरी आउट करने के लिए उनको परमिशन देती है। दूसरी कौन सी है कि जो किसी और स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोविज़न के अंडर लैंडिंग का काम करती हैं, लेकिन उनको आरबीआई रेगुलेट ना करे, मतलब रेगुलेट तो नहीं किया जाता है लेकिन किसी और एंटिटी, किसी और स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोविज़न के द्वारा, आरबीआई के प्रोविजंस के द्वारा उसको रेगुलेट ना किया जाए, ऐसी एंटिटीज़। थर्ड कौन सी हैं? जो कि किसी भी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोविज़न के परव्यू से बाहर है, वो ऐसी एंटिटीज़ भी हैं जो किसी भी एंटिटी के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती, वो थर्ड है। जो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, किसी और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी प्रोविज़न के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, वो सेकंड, और जो आरबीआई करेगा वो फर्स्ट नंबर वाले। ये 3 टाइप के हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है अपना, सो दैट जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जिनको रेगुलेट आरबीआई करती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके। और क्योंकि जो लेंडर्स हैं अदर कैटेगरीज वाले वो न्यू गाइडलाइंस के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि आरबीआई उनको रेगुलेट नहीं करती है, इसलिए आरबीआई की गाइडलाइंस उनको नहीं मानने की ज़रूरत है। तो वो डिजिटल लैंडिंग के अपने वर्किंग ग्रुप की रेगमेंटेशन के बेसिस पे अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। अब आज के डिजिटल एज में प्राइवेसी की क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है? इंडियन डाटा प्राइवेसी रिजाइम जो है वो किसी भी डाटा का जो ओनर है उसके प्रायर कंसेंट से रिलेटेड है, उसी के ऊपर फोकस है कि क्या यूज़र का प्रायर कंसेंट लिया जाता है या नहीं लिया जाता, और ये इंश्योर करना है कि डाटा सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो प्रॉपरली तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। कुछ एक्ट्स हमने बनाए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं डाटा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। IT एक्ट 2000, IT इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021 में लाई, सो दैट डाटा प्राइवेसी को गवर्न किया जा सके। कोई भी ऐसी आज तक हमारे पास इंडिपेंडेंट डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर नहीं है, और जो डाटा सब्जेक्ट्स हैं इनके पास लिमिटेड राइट्स हैं। मतलब अभी तक ऐसा कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं है जहां डाटा प्राइवेसी की राइट्स को जुडिशियल इन्फोर्समेंट किया गया हो, मतलब जुडिशियली इनको लेके कोर्ट में कोई केस चला हो, इनके ऊपर कोर्ट ने कोई एनफोर्समेंट अपनी दिखाई हो, ऐसी कोई हिस्ट्री हमारे पास आज तक नहीं है। और हमें एक नए डाटा प्राइवेसी लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि
ज़रूरत क्यों और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है, मतलब राइट टू प्राइवेसी है। उसके बाद हमें एक डाटा प्राइवेसी लॉ की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सो दैट इंडिया में डाटा प्राइवेसी को इंश्योर किया जा सके। डाटा प्रोटेक्शन के इश्यूज़ क्या क्या हैं? कोई भी हमारे पास प्राइवेसी का लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता है। कोई भी पब्लिक सेक्टर के लिए डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए हैं। जो डाटा प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, और पर्सनल सेंसिटिव डाटा है उसकी काफ़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन ही अच्छे से क्लियर नहीं है कि कौन सा डाटा पर्सनल आएगा और कौन सा डाटा नॉन पर्सनल होगा। और जो कोई भी किसी भी कंसेंट लेने की बारी आती है, यूज़र का कंसेंट जहाँ लेना होता है, वहाँ कोई कॉम्प्रिहेंसिव और टेक्निकली एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। उसके लिए भी कंसेंट लेने के लिए भी एक इफेक्टिव मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। तो ये थे डाटा प्रोटेक्शन के इश्यूज़। इस आर्टिकल में ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल लैंडिंग होती क्या है, डाटा प्राइवेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग में आपको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कॉफ़ी बोर्ड जो है हमारा, वो एक सस्टेनेबिलिटी कोड को डेवलप करने के बारे में सोच रहा है। और ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि इंडियन कॉफ़ी एक यूनिक मैनर में ग्रो की जाती है। हमारे यहाँ थिक फ्लोरा और फोना पाया जाता है, उसके बीच में कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। हैंड पिक्ड कॉफ़ी हमारे यहाँ मिलती है, सन ड्राइड, सन के नीचे उसको सुखाया जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉफ़ी का। लेकिन जब कॉफ़ी को शिप किया जाता है तो इन फीचर्स को हाईलाइट नहीं किया जाता, जिसके लिए एक कोड लाने के लिए हमारे कॉफ़ी बोर्ड ने सोचा है सस्टेनेबिलिटी कोड लाया जाएगा, सो दैट ये जो फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, इनको अच्छे से हाईलाइट किया जा सके। अब कॉफ़ी और कॉफ़ी बोर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया जो है वो अमंग टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से एक है, और 2020 में टोटल ग्लोबल आउटपुट जो था कॉफ़ी का, उसमें 3% कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। इंडिया में 2 टाइप की कॉफ़ीज़ मेनली प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका की ज़्यादा हायर मार्केट वैल्यू है रोबस्टा से, मतलब अरेबिका की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, अरेबिका की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी फेवरेबल हैं कॉफ़ी के लिए? कॉफ़ी को एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर इसको चाहिए 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल इसको ज़्यादा चाहिए, 150 टू 250 सेंटीमीटर, इतनी इसको रेनफॉल चाहिए। ये फ्रोस्ट को, स्नोफॉल को, या फिर हाई टेम्परेचर जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा होंगे उनको टॉलरेट नहीं कर सकती। अगर कहीं स्नोफॉल हो जाती है या फिर कभी 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उस केस में कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। और इनको स्ट्रॉन्ग सनशाइन चाहिए, इनको स्ट्रॉन्ग सनशाइन से भी दिक्कत होती है, मतलब अगर ज़्यादा तेज सनशाइन होगी उस केस में भी कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको जनरली शेडी ट्रीज़ के नीचे ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी मेनली सदर्न पार्ट में प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के, और कर्नाटक कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अराउंड 70% टोटल कॉफ़ी कर्नाटका से हमें मिलती है। और कौन कौन सी प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं? कॉफ़ी मेनली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ग्रो की जाती है। जो कॉफ़ी बोर्ड है उसने 5 वेराइटीज़ के लिए, जो रीजनल कॉफ़ीज़ हैं उनकी वेराइटीज़ के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जीआई टैग इनको मिला हुआ है 5 टाइप की कॉफ़ीज़ को। कौन कौन सी है? क्योंकि ये रीज़न की वजह से मिला है, हर रीजन में अलग टाइप की कॉफ़ी मिलती है, ग्रो की जाती है, इसलिए इनको जीआई टैग मिला है। कुर्ग, बाबा बुदंगरी और चिकमंगलूर, अराकू वैली, वायनाड कॉफ़ी, इन 5 कॉफ़ीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो इंडिया जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से कॉफ़ी का 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अकॉर्डिंग टू FAO स्टेटिस्टिक्स। कॉफ़ी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। जो इंडिया का कॉफ़ी बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉफ़ी एक्ट 1942 के सेक्शन 4 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर ही काम करता है। इसमें टोटल 33 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन प्लस 32 मेंबर्स और होते हैं इसमें। उसके अलावा इस बोर्ड का मेनली फोकस रहता है रिसर्च करने में, कॉफ़ी एक्सटेंशन करने में, मार्केट डेवलप करने में, मार्केट इंटेलिजेंस, या फिर ट्रेड को प्रमोट करने में, या फिर कॉफ़ी से रिलेटेड जो वेलफेयर मेजर्स हैं उनको लेने में इसका मेन फोकस रहता है। हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु में है, और इस बोर्ड का एक सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है बलेहोनूर, कर्नाटका में।
ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास, ये एडिटोरियल है। ये हमने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले कवर किया था कि जो नागा का इंसर्जेंट ग्रुप है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इसाक मुइवा फैक्शन जो है, इसने क्या कहा है, इसने ये डिसीजन लिया है यूनियन गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत करेंगे। और हमें पता है एक अगस्त 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और NSCN-IM के बीच में, और अब जाके इस पे बात होंगी। तो ये चीज़ देखने की है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक डेडलॉक ब्रेक होगा, क्योंकि अक्टूबर 2019 से इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अक्टूबर 19 को इसका ये जो अगस्त 2015 में फ्रेमवर्क लाया गया था, इसके लिए पीस अकॉर्ड सेट करने की, पीस अकॉर्ड को एग्री करने की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए ये एक तरह से, क्योंकि ये बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं यूनियन गवर्नमेंट से, तो कहा जा रहा है कि ये डेडलॉक ब्रेक हुआ है। और क्या होगा, कुछ लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स स्टेट्स के NSCN-IM के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, और ये एक फॉरवर्ड स्टेप है, क्योंकि अब बातें आगे बढ़ेंगी और जो अक्टूबर 2019 का बैक बर्नर है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सेंटर और NSCN-IM दोनों को ये देखने की ज़रूरत है कि जो 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लाया गया था उसमें क्या गलत हो गया, मतलब क्या गलती वहाँ रह गई और ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज थी जो इसके बाद भी बच गई। क्योंकि एक हमने दोनों पार्टीज़ ने 1997 में भी एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद हमने 2015 में किया। तो अब दोनों को, सेंटर और NSCN-IM दोनों को ये रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या गलती कहाँ हो रही है जिसकी वजह से दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा, एक पीस अकॉर्ड साइन नहीं हो पा रहा। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड को प्रिवेंट कर रहा है वो है कि नागा इंसर्जेंसी का स्प्लिटेड नेचर। मतलब NSCN-IM जो है वो तो सेंटर से बात करने के लिए आगे आ गया, लेकिन इसके अलावा भी तो और बाकी इंसर्जेंसी ग्रुप्स भी तो हैं, उनके साथ भी तो सेंटर को डील करना है। केवल इस ग्रुप से बात करके काम नहीं बनेगा, उन ग्रुप्स के साथ भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि सभी को आप लेके चलेंगे तभी ओवरऑल इंसर्जेंसी को कम किया जा सकता है। और ये देखा जा रहा है कि इंसर्जेंसी जो है वो पूरे एक लेवल पे वीक होती देखी जा रही है टाइम के साथ साथ, और इसीलिए एक नेगोशिएटेड अकॉर्ड लाने का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड क्या रीज़न है कि ये जो ग्रेटर नागालिम की डिमांड है जो NSCN-IM ने रखी है, उसका केवल नागालैंड पे नहीं बल्कि अदर स्टेट्स पे भी इम्प्लीकेशन होगा, और इसी वजह से ये नेगोशिएशंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्योंकि अगर केवल नागालैंड की बात हो तो सेंटर बात कर पाए, लेकिन जब और स्टेट्स अफेक्ट होंगी तो बातचीत मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्योंकि एग्रीमेंट में ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज चेंज ना हो, और अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज पे इफेक्ट आता है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो इंटर एथनिक रिलेशंस हैं वो वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो इसकी वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये NSCN-IM जो है वो नागालैंड तक सीमित नहीं है, अदर स्टेट्स को भी ये इंक्लूड करता है। उसके बाद इनकी जो डिमांड है सेपरेट फ्लैग और एक नागा कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी एक ब्लॉकिंग का काम करता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडिया से, उसका जो बेस है उससे ये अपोज में है। किसी भी स्टेट का अपना सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज का काम करता है जो इनकी सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली डिमांड है। इसलिए कहा गया है एट लास्ट कि जो ओपिनियन का डिफरेंसेस है इस इशू को डायरेक्टली डील करने की ज़रूरत है। जब नागा ग्रुप्स और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सामने आएंगे तो उस टाइम पे इन सभी इशूज़ को ध्यान में रख के बातचीत करने की ज़रूरत है, और केवल पब्लिसिटी के लिए कोई भी सॉल्यूशन प्रॉमिस करना इसके लिए इनफ नहीं होगा। इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तभी निकल पाएगा जब दोनों
नागा ग्रुप्स और गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बातचीत करेंगे और जो भी ओपिनियन के डिफरेंसेस है इनको रिजॉल्व करेंगे। इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कन्वर्जन थेरेपी से और कहा गया है कि कन्वर्जन थेरेपी को क्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है और ये ऐसा लोगों की डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2021 वाले केस में क्या कहा है, देयर इज़ नो वन वे टू बी एंड देयर इज़ रूम फॉर एवरीवन टू बी हु दे आर। मतलब जो जैसा भी है उसके लिए वैसे ही जगह है हमारे पास, मतलब उसको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसे ही अच्छा है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2021 वाले केस में कहा गया है। और इस वर्डिक्ट ने तमिलनाडु में जो कन्वर्जन थेरेपी थी उसको प्रोहिबिट किया है और कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है जो भी प्रोफेशनल्स इस कन्वर्जन थेरेपी में इंक्लूड पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए सो दैट इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए और इस एक्शन में आप उनके लाइसेंस को भी विड्रॉ कर सकते हैं सो दैट वो आगे प्रैक्टिस ना कर पाएँ। मतलब इतने एक्सट्रीम एक्शन लेने की ज़रूरत है इस मैटर में। ये जो कन्वर्जन थेरेपी है ये है क्या, ये एक सेट है डेंजरस प्रैक्टिसेस हैं जो कि किसी भी पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई पर्सन है उसका अगर आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी आप चेंज करना चाहते हैं, उस टाइम जो डेंजरस प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं उसको कन्वर्जन थेरेपी कहा जाता है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने वाली ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, एक बार आप पूरा आर्टिकल समझ लीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या कहा है कि सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कन्वर्जन थेरेपी को बैन करना होगा अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्वेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002। इसके अंडर सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कन्वर्जन थेरेपी को बैन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 वाला, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपनी राइट टू आइडेंटिटी का स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, क्योंकि उनको भी अभी इक्वल राइट्स मिलने में थोड़ी मतलब टाइम लगेगा, उनको अपने इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। और अब जो स्ट्रगल है वो किस लिए है, सो दैट ये जो कन्वर्जन थेरेपी है इसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो इनह्यूमन है। काउंसलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, करेक्शनल रेप किया जा सकता है, एक्सोर्सिज्म किया जा सकता है, फोर्सफुल स्टार्विंग मतलब भूखा रखा जाता है काफ़ी फोर्सफुली, उस टाइम इलेक्ट्रोकन्वल्जन शॉक थेरेपी भी दी जा सकती है। आप सोच सकते हैं शॉक थेरेपी कितनी एक्सट्रीम थेरेपी ये हो जाएगी कन्वर्जन थेरेपी। मैरिज थेरेपी, लोबोटोमी या फिर रिलीजियस काउंसलिंग, ये सभी इसमें किया जाता है। और इसके लिए अभी कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है, लेकिन कन्वर्जन थेरेपी का रेस्ट्रिक्शन जो है इंडियन लॉ में मेंशन है। मतलब इंडियन लॉ में एक्सप्लिसिटली तो कन्वर्जन थेरेपी को कहीं भी बैन नहीं किया गया, लेकिन हमारे जो मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं और हमारे लॉज हैं उनमें इसका ऑलरेडी मेंशन है कि ये प्रैक्टिस जो है वो ठीक नहीं है, और जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसको मतलब एक पनिशमेंट दी जा सकती है, ऐसा हमारे लॉज में ऑलरेडी कहा गया है। और ये जो कन्वर्जन थेरेपी है इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरह डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये कन्वर्जन थेरेपी किसी की गलती की वजह से जो होती है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो फोर्सिबल की जाती है, फोर्स से की जाती है, उसके बारे में यहाँ बात चल रही है, और ये अदर फॉर्म्स भी ले सकता है। मतलब कन्वर्जन थेरेपी गलती से हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो फोर्सिबली की जाती है उसके ऊपर बैन होना चाहिए। और आज की हमारी ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर है क्या हमें, कि एक स्ट्रिंजेंट, इफेक्टिव और डिवोटेड लेजिस्लेशन हमें लाने की ज़रूरत है, लॉ आना चाहिए
सो दैट ये जो कन्वर्जन थेरेपी की एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है इसको बंद किया जा सके। और किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए कन्वर्जन थेरेपी को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी की डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन लगाती है। इसलिए कन्वर्जन थेरेपी को पूरी तरह क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए और हमारी कंट्री से इसको इफेक्टिवली एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल में ऑल्दो आपको ये समझ आ गया होगा, हम ये पढ़ते रहते हैं, ये भी टाइम टू टाइम न्यूज़ में आता रहता है, मैं कवर करती रहती हूँ इसको भी। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जस्ट आपको कन्वर्जन थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। ये आपके पास एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है कि केस स्टडी बन सकती है, या फिर इस पे एथिक्स में ही आई थिंक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ऐसे में भी आ सकता है कि कन्वर्जन थेरेपी किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करती है, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। इस टाइप से आपको सारी चीज़ें ध्यान से सोचनी है, समझनी है और अपने माइंड में रख लेनी है। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 1934 में बनाया गया था अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933। और इसका मेन फंक्शन क्या था, जो मेडिसिन और के हायर क्वालिफिकेशन को सेट करना, और जो भी इंडिया या फिर बाहर मेडिकल क्वालिफिकेशंस है उनको रिकॉग्नाइज करना, मतलब जो भी कोर्सेज होते हैं मेडिकल से रिलेटेड उनको रिकॉग्नाइज करना, इसका काम था। जो ओल्ड एक्ट था 1933 वाला, उसको 1956 में रिपील किया गया और नया एक्ट लाया गया। फिर उस एक्ट को भी काफ़ी बार अमेंड किया गया 1964, 1993 और 2001 में। की पॉइंट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 2018 में डिसॉल्व किया था और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसको रिप्लेस कर दिया था, जिसको नीति आयोग के कोई मेंबर चेयर कर रहे थे। IMC एक्ट 1956 वाला था, वो इस गैजेट नोटिफिकेशन के बाद रिपील हो गया था और इसको रिप्लेस कर दिया था द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, और ये आया था 8 अगस्त 2019 को। इसका चेंज लाने का एम क्या था कि जो मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है इसमें रिफॉर्म लाया जा सके और MCI को रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि MCI में काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखा जा रहा था, इसलिए इसको NMC बना दिया गया। NMC कंट्री के टॉप रेगुलेटर की तरह काम करेगा, मेडिकल एजुकेशन का ये टॉप रेगुलेटर बन के रहेगा। 4 सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड्स इसके अंडर बनाए गए हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये 4 इसके बोर्ड्स हैं। जो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, उनका एक टेस्ट होगा। और ऐसा NMC का जो नया स्ट्रक्चर लाया गया है उसमें कहा गया है कि एक नेक्स्ट नेशनल एग्जिस्ट टेस्ट होगा जो सभी MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका, और ये नेक्स्ट टेस्ट का जो रिजल्ट है वो एक लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन की तरह काम करेगा, और यही पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के क्राइटेरिया को सेट करेगा। या फिर जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए ये नेक्स्ट एग्ज़ाम रखा जाएगा। नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके साथ साथ ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी सभी जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा, जैसे एम्स, सो दैट जो हमारा मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है उन सभी में एक कॉमन स्टैंडर्ड इंश्योर किया जा सके। नीट एग्ज़ाम जो है वो NTA कंडक्ट करवाती है, ये आपको पता होगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। वोकैबुलरी की तरफ आ जाते हैं। 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एघास्ट। एघास्ट का मतलब व्याकुल, अनईजी, रेस्टलेस। दूसरा है अनहिंज्ड। अनहिंज्ड का मतलब है अव्यवस्थित। तो आपको दोनों वर्ड्स याद करने हैं, धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट? बेस इफेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है उस पे जो पिछले साल के प्राइस लेवल थे उनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको बेस इफेक्ट कहा जाता है। तो ऐसा कौन से स्टेटमेंट में है? थर्ड स्टेटमेंट में, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। इसको इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। इसमें तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट होगा नहीं, क्योंकि बेस इफेक्ट एक स्टैटिक पोर्शन की टर्म है, तो आपने अगर इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कवर कर रखा है तो आपको पता ही होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ आया है। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आपको वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना है, बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगता है। वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।